10 सेकंड में ईसीजी को देखकर आप कैसे पहचानोगे कि यह एसवीटी का ईसीजी है, मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ईसीजी है। तो हेलो दोस्तों, आज हम एसवीटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जब आपके पास पेशेंट आएगा तो यह बोलेगा सर मुझे मेरा धड़कन मुझे बहुत तेज़ महसूस हो रहा है। और कई बार जो है पेशेंट कुछ बोलेंगे कि मुझे अपना धड़कन सुनाई दे रहा है। पेशेंट जो है इस तरह के कंप्लेंट्स आएगा, कई लोग को घबराहट, पसीना आना, इस तरह की कंप्लेंट होगी। तो सबसे पहले आप ईसीजी निकालेंगे। ईसीजी में हार्ट रेट जो है आपको 150 से 250 मिलेगा। जनरली 160 से 220 होता है, बट बुक में 150 से 250 लिखा हुआ है। अब रिदम देखेंगे तो जो पेशेंट का जो हार्ट रेट जो है रेगुलर रिदम में होगा, मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच की जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी, रिदम रेगुलर होगा। और साथ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होगा, क्योंकि एक ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होता है, एक नैरो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें नैरो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब 120 मिली सेकेंड से कम होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टेंस है। लेकिन मान लो पेशेंट को पहले से एलबीबी, आरबीबी या कुछ एवरेंसी है तो ज़्यादा भी हो सकता है। जनरली ऐसा नहीं होता, बट इसमें ही मिलेगा। बट ऐसे पेशेंट आपको कम ही मिलेंगे देखने को मार्केट में। दूसरी चीज़ है पीयूएफ। तो पीयूएफ जो है अपसेंट होता है एसबीटी में, और अगर प्रेजेंट है तो क्यूआरएस के बाद प्रेजेंट होगा, मतलब। और साथ में रिट्रोग्रेड पीयूएफ होगा, मतलब क्यूआरएस के बाद पीयूएफ बनेगा और उल्टा बनेगा। और साथ में अगर मान लो 2-3 एवीएफ में इन्वर्टेड पीयूएफ मिलता है तो वह टिपिकल एवीएनआरटी का फीचर है। एसबीटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट जो है सीवियर टेकीकार्डिया पे आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है। देखो, साइनस टेकीकार्डिया हो सकता है, मतलब पेशेंट को पी क्यू आर एस टी सारे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, लेकिन पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा है तो उसको साइनस टेकीकार्डिया बोलेंगे। 100 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एटीएल फ्लटर विद 2 ST1 AV ब्लॉक हो सकता है, एटीएल टेकीकार्डिया हो सकता है, और एटीएल फिब्रिलेशन। ये सारे कंप्लेंट में ही पेशेंट को टेकीकार्डिया महसूस होगा। वो आपको ईसीजी देखकर डिसाइड करना है। जैसे कि एएफ में पेशेंट का जो रिदम रहेगा वह इरेगुलर रहेगा, और साथ में पीयूएफ अपसेंट होगा। पीयूएफ तो इसमें भी अपसेंट है, बट क्या है, रिदम जो है रेगुलर है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एसवीटी एक बार फिर से देख लेंगे। फर्स्ट, जो रेगुलर नेरो कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया होगा, साथ में अपसेंट या फिर रिट्रोग्रेड पीयूएफ होगा, और जो एसवीटी होता है वह सडन ऑनसेट एंड टर्मिनेशन होता है इसमें। तो आप देखकर अब पहचान जाओगे इस चीज़ को। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो एसवीटी का जो पेशेंट आएगा, आपने ईसीजी देकर डायग्नोस कर लिया कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेगुलर है, पीयूएफ अपसेंट है या फिर रिट्रोग्रेड पीयूएफ है, और साथ ही पेशेंट का जो हार्ट रेट जो है 150 से 250 के बीच में है। तो अब इसका मैनेजमेंट करेंगे। इस मैनेजमेंट करने से पहले डिसाइड करेंगे पेशेंट कौन सा है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है या फिर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसका मतलब पेशेंट का बीपी जो है लो रहेगा। साथ में पेशेंट हो सकता है बोले कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट के आपको चेस्ट एक्स में पल्मोनरी एडिमा के फीचर मिलेंगे। और अल्टर सेंसोरियम हो सकता है, पेशेंट इधर उधर की बातें कर रहा होगा, आपके क्वेश्चन के सही से रिप्लाई नहीं कर रहा होगा। इस तरह का मतलब हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है और ईसीजी में एसवीटी है, तो तुरंत पेशेंट को डीसी शॉक देना है। कितना देंगे? 120 या फिर 150 जूल का सिंक्रोनाइज डीसी शॉक देंगे। अब मान लो पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब पेशेंट को सिर्फ ईसीजी में एसवीटी आ रहा है, टेकीकार्डिया बस, मतलब उसको धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और ईसीजी में आपने डायग्नोस कर लिया कि एसवीटी है। तो सबसे पहले मॉडिफाइड वाल्सला मैनुअल ट्राई करेंगे। यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, कैसे करना आप देख लेना। मान लो वाल्सला मॉडिफाइड वाल्सला मैनुअल आपने किया, उससे पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो पेशेंट को इंजेक्शन एडिनोसिन 6 मिलीग्राम आईवी स्टेट देंगे, है ना। 6 मिलीग्राम आईवी स्टेट देंगे। और याद रखना है कि एडिनोसिन का जो हाफ लाइफ होता है बहुत कम होता है, अप्रॉक्स 10 सेकेंड होता है। तो इसको देने का भी टेक्निक होता है, ट्राइवेस दिया जाता है। पहले एनएस पुश करेंगे, फिर एडिनोसिन पुश करेंगे, फिर से एनएस पुश करेंगे, ताकि और लेफ्ट हैंड में दिया जाता है। अगर मान लो 6 मिलीग्राम एडिनोसिन देने के बाद पेशेंट का जो हार्ट रेट है कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन बट उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट जो है कुछ देर के बाद 12 मिलीग्राम आईवी स्टेट देना है। अगर मान लो उससे भी इम्प्रूव नहीं होता है तो डॉक्टर को अपने मतलब बुक्स में लिखा हुआ है, क्लिनिकल डिसाइड करेंगे कि फिर से 12 मिलीग्राम देना है या फिर डिल्टियाजेम, वेरापामिल या फिर बीटा ब्लॉकर आप ट्राई कर सकते हो। तो मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पहले मॉडिफाइड वाल्सर ट्राई करना है, फिर 6 मिलीग्राम एडिनोसिन, देन 12 मिलीग्राम एडिनोसिन। उसके बाद 12 मिलीग्राम का सेकंड जो है डॉक्टर अब खुद से डिसाइड करेंगे। एंड उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो डिल्टियाजियम, वेरापामिल और बीटा ब्लॉकर, या तो बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूँ रियल वर्ल्ड के ईसीजी, और देखो बुक के ईसीजी में बहुत डिफरेंस होता है, और आपको रियल वर्ल्ड के ईसीजी से ही फेस करना है। तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक पेशेंट का ईसीजी है, ये हमारे पास करीब 15 दिन पहले आया आया हुआ था। इसमें आप देख सकते हो पेशेंट का जो हार्ट रेट है 213 है। और इसके लिए आप सबसे पहले आपको
रिदम स्ट्रिप देखना है। तो रिदम स्ट्रिप किसे बोलते हैं, तो लीड 2 को रिदम स्ट्रिप बोलते हैं। तो आपको लीड 2 को देखना है। इसी रिदम स्ट्रिप कभी भी पेशेंट के किसी भी ईसीजी का अगर आपको रिदम चेक करना है तो हमेशा लीड 2 में ही देखना है ना। तो आप लीड 2 देखोगे तो लीड 2 में आप देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो इक्वल है, मतलब रिदम जो है वो रेगुलर है। और पीवीएफ अब्सेंट है। आपको पीवीएफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये पीवीएफ है, जो क्यूआरएस से पहले ऐसा दिखाई दे रहा है ये पी है करके, बट ये पीवीएफ नहीं है, ये टी वेव है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पीवीएफ अब्सेंट है, क्यूआरएस रेगुलर है, और साथ में नेरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस है, मतलब जो क्यूआरएस का जो चौड़ाई है वह 120 मिलीसेकंड से कम है। सॉफ्टवेयर द्वारा जो जनरेटेड वैल्यू है वो 70 मिलीसेकंड है, कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको आप। तो इस जो ईसीजी में पेशेंट का जो हार्ट रेट है 213 पर मिनट है। मैंने आपको पहले ही बताया जो एसवीटी का पेशेंट होगा वो 150 से 250 पर मिनट के हार्ट रेट साथ प्रेजेंट होगा। पीवीएफ अब्सेंट होगा, पीवीएफ इसमें अब्सेंट है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होगा। अब आप लोग इस ईसीजी को ध्यान से देखो और सोचो ये क्या हो सकता है। सेम चीज़ देखना है। सबसे पहले लीड 2 देखना है। लीड 2 में आप देखेंगे क्यूआरएस जो है रेगुलर है, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एएफ नहीं है। एएफ में जो होता है जो क्यूआरएस होता है इरेगुलर होता है ना। उसके बाद देखेंगे पीवीएफ, तो पीवीएफ आपको दिखाई दे रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि जिसको आप पी समझ रहे हो वो पी नहीं है, वह टी वेव है ना। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, रेगुलर है, पीओ अब्सेंट है, तो क्या होगा, या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। इसमें सॉफ्टवेयर ने ठीक रीड किया हुआ है। इसने लिखा हुआ है कि प्रोबेबल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है करके, ऊपर में लिखा है एक्सट्रीम टैकीकार्डिया है। बट एक्चुअली आईसीजी के इस रिपोर्ट को तो बिल्कुल नहीं मानना है, इसलिए सीजी रीडिंग सबको आनी चाहिए। और मैं एक और ईसीजी आपको दिखा रहा हूँ। यह एक दूसरे पेशेंट का ईसीजी है। ये कुछ दिन पहले हमारे पास एडमिट हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले इसका डिस्चार्ज हुआ है। ये पेशेंट भी सेम कंप्लेंट से आया था कि सीवियर पाल्पिटेशन इसको हो रहा था, घबराहट हो रहा था। ईसीजी में ऐसा दिखाई दिया। अब आप बताओ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप जो है रिदम स्ट्रिप मतलब लीड 2 को देखोगे। लीड 2 में आप क्यूआरएस देखेंगे, ये इरेगुलर है, मतलब यहाँ क्यूआरएस का डिस्टेंस अलग है, यहाँ अलग है ना। और इसमें पीवीएफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यूआरएस से पहले पी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो पीवीएफ अब्सेंट है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इरेगुलर है, मतलब रिदम इरेगुलर है और पीवीएफ अब्सेंट है। तो क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है ना। और इसमें पेशेंट का हार्ट रेट कैसे निकालेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यह एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एसवीटी और एएफ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एसवीटी में रिदम रेगुलर रहेगा और एएफ में इरेगुलर रहेगा। इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए, मेडिकल वीडियोस, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल योर एमडी मेडिसिन को सब्सक्राइब करिए। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। थैंक यू।